किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका शेरावत भगवान को प्यारी हो जाए। आप सदमे में ना आए। वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। अच्छा। मैं सपनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ठीक। टेप रिकॉर्डर से अनूप जलोटा का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट, गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। मैं सिर्फ एक शेरावत की बात करूंगा। ओहो, मल्लिका शेरावत। क्या बात। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका शेरावत भगवान को प्यारी हो जाए। आप सदमे में ना आए। वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। अच्छा। मैं सपनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ठीक है। आप अपनी उम्मीदें कायम रखिए। और मनोज जी, आप अगर बच्ची हो तो इनकी तो थोड़ी बहुत सिर्फ उम्मीदें ही है। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका शेरावत भगवान को प्यारी हो जाए। पर मैंने देख लिया जनाब। ओहो। और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। क्या बात है। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। अच्छा। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था। पर मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई, मधुबाला के मरने के बाद मनोज जी को अटैक क्यों पड़ा था। क्या बात, क्या बात। इन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं। अरे हत्यारो, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक लिया। एक डॉक्टर बोला, मनोज जी अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। मनोज जी बोले, मधुबाला जाए भाड़ में, घर में जो ललिता पवार बैठी है उससे तो पीछा छूटता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खैर, मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता। मधुबाला के चक्कर में अपनी मल्लिका को नहीं खोना चाहता। तो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा। फिर ये मेरा मरना भला मेरे किस काम आएगा। क्या बात है, क्या बात है। यमदूत चौंका। बोला, मल्लिका भी आज ही मरी है क्या। मैंने कहा हाँ। सुनकर वह रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला, अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ। एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर, किसी तरह यमपुरी आई तो पता लगा वहां भी हाहाकार था। वो यमदूत मल्लिका को लेकर फरार था। यमराज की सारी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी। सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है तभी वो मल्लिका को लेकर वहां आ गया। अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मरा मराया दोबारा मर जाता। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख, इतना समय कहाँ लगाया। यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के मल्लिका को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। फिर झेप मिटाते हुए मल्लिका से बोला, फील मत करना मल्लिके, फील मत करना मल्लिके। सच मानना, मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था। अच्छा। पर कमबख्त चित्रगुप्त ने टोक दिया, पद की मर्यादा की दुहाई देकर रोक दिया, वरना तुम्हें लेने मैं खुद जाता। और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर चित्रगुप्त से बोले, जरा जल्दी बताओ मल्लिका जी का लेखा। ओके। चित्रगुप्त ने मल्लिका को देखा, फिर देखी फाइल, फिर मल्लिका, फिर फाइल, फिर मल्लिका, फिर फाइल, फिर मल्लिका। ओहो। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो यमराज ने फाइल खुद ही उठा ली,
फाइल देखकर यमराज का माथा भनभना रहा था, क्योंकि चित्रगुप्त गुप्त रूप से फाइल में मल्लिका का चित्र बना। बढ़िया 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 बढ़िया। यमराज बरसे, हाँ। कहाँ गया मल्लिका जी का लेखा? हाँ। चित्रगुप्त बोला, महाराज लगता है आपने इन्हें मेरी आंखों से नहीं देखा। भला इनका लेखा लिखकर कोई क्या कर पाएगा? क्या बात? ये तो जहां भी जाएंगी स्वर्ग हो जाएगा। हाय हाय। हाय हाय हाय। जरा खोल कर तो देखो पेज 2, साफ लिखा है, इनकी छोड़ो जो इनके साथ मरे, यानी इस वेद प्रकाश को भी एक फ्री की स्कीम में स्वर्ग भेज दो। अच्छा अच्छा। शैलेश जी, इन पंक्तियों पर तो आपको तालियां बजानी चाहिए। अच्छा। हाँ। वजह यह कि आपके बीच का कोई आदमी युधिष्ठिर के बाद पहली बार डायरेक्ट स्वर्ग में जा रहा है। ओहो। बजाइए। क्या बात है? एक फ्री की स्कीम में वेद प्रकाश को भी स्वर्ग भेज दो। सुनकर मेरे कानों में शहद सा घुल गया। वहां बेटे छिलके, तू तो गिरी के साथ तुल गया। क्या बात है, क्या बात है। और आपको क्या बताऊं स्वर्ग का हाल, वहां तो मचा हुआ था मल्लिका के नाम का बवाल। स्वर्ग में आते हुए देखकर मल्लिका शेरावत, इंद्र तो इंद्र, उससे ज्यादा झूम उठा उसका हाथी ऐरावत। हाय हाय हाय। अगर महावत ने तुरंत अंकुश नहीं लगाया होता तो पट्टे ने इंद्र को तो पटक दिया होता और मल्लिका को लपक लिया होता। क्या बात है, क्या बात है। मल्लिका के स्वागत का दृश्य देखकर लोहा मानना पड़ेगा इंद्र के ब्रेन का। हाँ। मेन गेट पर खुद के साथ खड़ी कर रखी थी पूर्व तपस्या तोड़क सुंदरी मेनका। पूर्व तपस्या तोड़क और सुंदरी। दृश्य इसलिए कमाल था क्योंकि बेचारी के हाथों में इस बार इंद्र का हाथ नहीं, आरती का थाल था। क्या बात है, क्या बात है। इंद्र परिचय कराते हुए बोला, मल्लिका जी क्या तुम इन्हें नहीं जानती? ये है हमारी मेनका आंटी। आंटी। हाय हाय हाय। मेनका बोली, नई को देखकर भावनाओं में मत बहो, प्लीज आंटी मत कहो। और फिर आरती उतारते हुए मल्लिका के कान में बोली, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, अभी तो अपनी लच्छेदार बातों से मामले को जमा देंगे, पर रोगी 10 साल बाद जब यही थाल तेरे हाथ में थमा देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मल्लिका आगे बढ़ी तो किसी ने फेंक कर छड़ी उसका रास्ता रोका। मल्लिका ने टोका, रास्ता छोड़ो। आवाज आई, पहले तपस्या तोड़ो। ओहो। पहले तपस्या तोड़ो और नहीं तो कम से कम पास आकर खिंचवा लो एक चित्र, क्योंकि तुम हो विश्व मल्लिका और मैं हूं विश्वामित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या तर्क था उनका। और कविता का क्लाइमैक्स देखिए। हाँ। अचानक पलटते हुए पासा प्रकट हुए एंग्री ओल्ड मैन ऋषि दुर्वासा। ओहो। मल्लिका को विश्वामित्र के पास देखकर ऐंठ गए। बोले, वाह विश्वामित्र, जब भी कोई नई सुंदरी आई तुम अपनी तपस्या को लेकर बैठ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे इस रवैये से ना जाने कितनों की इच्छाएं पिसी हैं। हाँ। अकेले तुम ही नहीं हो, स्वर्ग में और भी ऋषि हैं। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है। अकेले तुम ही नहीं हो, स्वर्ग में और भी ऋषि हैं। इसका रुख मैं अपनी ओर मुड़वाऊंगा। बहुत हो चुका, इस बार तपस्या मैं तोड़ूंगा। बहुत बढ़िया। और ये देखकर मैं सोचने लगा, मुझे क्या पता था मेरा ये कदम क्या कर डालेगा। मल्लिका को फिल्म वालों के हाथों से तो मैं निकाल लाया था, इन चिलम वालों के हाथों से कौन निकालेगा। इन चिलम वालों के हाथों से कौन। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। बहुत अच्छे। अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं, चप्पलें सिरहाने रखते हैं। कमरे का ट्यूब लाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया।
टेप रिकॉर्डर से अनूप जलोटा का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघराहट, गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूं और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना, रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूं, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है, लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहां जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियां मिठाई के डिब्बे में भरते हैं, सब्जी प्लास्टिक की थैली में रखते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। नीचे खाली डिब्बा फेंककर वहीं हाथ धोते हैं। पानी की कुप्पी पलंग के पास वाली खिड़की पर लटकाते हैं और रेलवे टाइम टेबल पढ़ते हुए आराम से सो जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिड़काई, ये चिल्लाए जंजीर खींचूं। बहुत अच्छे मनोज जी। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया, उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया, छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को रेलवे कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोचकर डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी ना बनाए।